कोई हमें बचाने वाला नहीं था एयरफोर्स के बिना वहां पे। नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी और आज हम बात करेंगे देवदूतों के बारे में। उत्तराखंड के 9 जिले में कुदरत ने जो कहर बरपाया है उसके जख्म कभी नहीं भरेंगे, ये सब जानते हैं। जो लोग मौत के मुंह से निकल कर आए हैं वो अपने दर्द के साथ साथ सेना की बहादुरी, सेना की हिम्मत, हौसला की दास्तां सुना रहे हैं। देश पर आई हर मुसीबत की घड़ी में हमारी लाइफलाइन यानी कि आर्म्ड फोर्सेस ने अहम सशक्त भूमिका निभाई है। हर बार हमारे देश के जाबाज सिपाही जान की बाजी लगाकर उस शख्स को सुरक्षित निकाल रहे हैं जो मुसीबत में है। हर बार ऐसा होता आया है और इस बार भी सेना अपनी बहादुरी का परिचय दे रही है। 32,000 लोगों को अगले 48 घंटे में सेना को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाना है। जवानों को जी मीडिया सलाम करता है। तो ये 36,000 स्क्वायर मील का अब तक का भारत में सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसे इंडियन आर्मी जैसे कि थल सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ संयुक्त ऑपरेशन के साथ अंजाम दे रही। बेहतर कोऑर्डिनेशन और सेना की रीच दुर्गम इलाकों में पहुंचने वाली जैसी है। एक मिसाल कायम कर रही है सेना। और आम आदमी जो सियासतदान से परेशान है, वापस जब आ रहा है अपने घर पर, तो सेना की सुरक्षा और हौसले की वाहवाही बटोरती चीजें नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अब से 1 घंटे पहले हाई लेवल मीटिंग के बाद देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अब सारा फोकस उनका बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ में जो यात्री फंसे हैं उनको रेस्क्यू करने में है। उन्होंने कहा कि सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौत का आंकड़ा 1000 के पार जा चुका है। शंकराचार्य साधु संतों से वो राय ले रहे हैं। केदारनाथ की स्थापना भी दोबारा होगी और जल्द से जल्द सेना जब राहत का काम पूर्ण कर लेगी तो उसके बाद होगा सफाई अभियान और दूर की जाएगी महामारी। केदारनाथ में अब कोई भी श्रद्धालु नहीं है। केदारनाथ पे कोई श्रद्धालु नहीं है। गरुड़ चट्टी में हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं और जंगल चट्टी में हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं और जंगल चट्टी और गरुड़ चट्टी में भी 500-600 लोग हैं। इस वक्त जो अभियान है अब वो बद्रीनाथ पे फोकस हो रहा है। लगभग 500 यात्री आज बद्रीनाथ से निकाले गए हैं, लेकिन उनकी संख्या करीब 7-8 हजार है। और क्योंकि अब गंगरिया से चौपरस खाली हो गए हैं, केदारनाथ से चौपरस खाली हो गए हैं, इसलिए हमारा मेन थ्रस्ट है कि हम बद्रीनाथ से फंसे हुए यात्रियों को तेज गति से निकालें। आज जो बेस्ट ह्यूमन पॉसिबल एफर्ट, ये इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, शायद ही भारत में किसी भी क्षेत्र में इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया हो। 36,000 स्क्वायर माइल किलोमीटर एरिया सारा प्रभावित है। सारा ऑपरेशन आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और इंडो तिब्बत आईटीबीपी की मिला करके अभियान चल रहा है। कौन कहां से निकालेगा, क्या निकालेगा, वो आपस में तय करते हैं। हम उनको, राज्य सरकार क्या मदद दे रही है कि हम उनको फूड पैकेट देते हैं कि आप ड्रॉप की सारा फूड पैकेट राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय संकट है, ये प्राकृतिक आपदा है या फिर मैन मेड डिजास्टर, इस पर डिबेट जारी है। जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी और इसके साथ साथ सार्थक प्रयासों की कमी देखने को मिली, जिसके कारण हम जो कि इस तरीके की प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने इस तरीके से अपना एक प्रचंड रूप पेश किया। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ इस डिबेट एट 8 में हम देवदूतों की बात करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करेंगे, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ रोज की तरह एक पैनल है जो बताएगा कि सेना आखिर ऐसी विषम परिस्थितियों में काम कैसे कर रही है। हमारे साथ भोपाल से केपी सिंह हैं,
कर्नल केपी सिंह रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। रायपुर से हमारे साथ वीसी साहू है, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ। देहरादून से डॉक्टर पीएस नेगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, और विंग कमांडर लोकेश बत्रा हमारे साथ रहेंगे, बताएंगे कि वायुसेना जो MI-26 हरक्यूलिस चेतक के साथ है कैसे काम कर रही है, दुर्गम इलाकों में किस तरीके से पहुंच है। सबसे पहले हम कर्नल केपी सिंह के पास चलेंगे, भोपाल से हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। निहारिका, जो जिस तरह से आपदा अभी आई हुई है और सारी चीजें सेना के ऊपर आ गई हैं, सेना का मेरा मतलब है कि भारतीय थल और पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि ITBP और बाकी जो हैं साथ में, इनके पास जो सबसे बड़ा इस वक्त काम है वो है रेस्क्यू सभी का करना। और इस काम के लिए जैसा कि हमारे सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर साहब अनिल चेत साहब ने आप लोगों को इंटरव्यू में कई चैनल्स को बताया है कि सेना की जितनी शक्ति हो सकती है सारी की सारी उधर लगा दी गई है, ताकि हम लोग, हमारी सेना जो है वो हर एक आदमी को एक एक चप्पा ढूंढ कर निकाले और उनको सुरक्षित उनके परिवार के साथ में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, रेस्क्यू ऑपरेशन में हम तस्वीरें ऐसी देख रहे हैं। मेरा सवाल सबसे पहला बहरहाल आपसे ये था कि चूंकि आप आर्मी से जुड़े हैं, सबसे पहले आपको सैल्यूट, क्योंकि आपने इंडियन आर्म फोर्सेस में जिस तरीके से जाबाज मेहनत कर रहे हैं, आपने भी देश को इस तरीके से सेवाएं दी होंगी। मेरा सवाल ये था कि 36,000 स्क्वायर मील की मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा बात करते हैं और ये सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती, अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। आप थल सेना से चूंकि जुड़े हुए हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे कितनी विषम परिस्थितियों में ये ऑफिसर्स, ये जवान काम कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आती हैं और ऐसी सूरत में थल सेना की तैयारियां क्या होती हैं? देखिए, तैयारियां जो होती हैं, जो ट्रेनिंग होती है, सिखलाई होती है पीस टाइम में, उसमें इस तरह की भी तैयारियां होती हैं कि जो आपदा आती है उस टाइम में किस तरह से सेना को अपना काम करना है। चाहे लड़ाई हो चाहे पीस टाइम की आपदा हो, दोनों में दोनों की ट्रेनिंग सेना को दी जाती है हर एक लेवल पे। और ये ट्रेनिंग की वजह से हर एक जवान से लेकर ऊपर ओहदेदार तक अपना अपना कर्तव्य इस तरह से निभाता है कि जहां भी जरूरत पड़े जान की जोखिम लगाकर, जान को जोखिम में डालकर, चाहे जैसे आपने देखा होगा पैरा ट्रूपर्स ने ऐसे कठिन इलाके में जंप किया है जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। हर एक जवान जो स्पेशलिस्ट है, जो माउंटेनियरिंग में स्पेशलिस्ट हैं, वो जवान गए हैं ताकि नीचे से लोगों को ऊपर लाया जा सके और जहां पे माउंटेनियरिंग में उनको रस्से और बाकी चीज से नीचे लाना है उसकी पूरी की पूरी कार्रवाई कर सके। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि ट्रेनिंग जो है वो पीस टाइम में भी होती रहे और ये ट्रेनिंग हमेशा चलती रहती है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। और वाकई इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करने का काम आ गया है, क्योंकि मेरी इस बात से आप जरूर इसमें हामी भरेंगे कि सेना का ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ऐसी परिस्थिति सेना ने आज तक नहीं देखी। वाकई एक निर्णायक मोड़ है जिसमें सेना को बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है। अगर कर्नल केपी सिंह आपकी लैंग्वेज में बोले तो मिशन अकम्प्लिश कहकर सेना के जवानों को वापस लौटना है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड की आपदा को पहले इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया है। जब भीषण तबाही हुई और ये तबाही खौफनाक मंजर लेकर आए, तब लगा कि जैसे सरकार प्रशासन बेबस हो गया है। हजारों हजार बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं जो चारों ओर से मौत से घिर गए हैं, उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं मुसीबत की इस घड़ी में? तब याद आई उन देवदूतों की जिन्होंने शुरू किया ऑपरेशन सूर्यहोप। उत्तराखंड में आए महाविनाश के बाद अब करीब करीब पूरे राज्य का मंजर बदल चुका है। जहां तहां मलबे ही मलबे पड़े हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ तक और यमुनोत्री से गंगोत्री तक तस्वीर त्रासदी की कहानी बयां कर रही है। और कई खुशकिस्मत ऐसे हैं जो इस त्रासदी से बचकर आए हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो इस तबाही की जद में आ गए और काल के गाल में समा गए। लेकिन जो बच गए, उनकी जुबान से जो कुछ भी निकला वो रूह कपा देने वाला था। वहाँ लोग, इतने लोग फंसे हुए हैं, बहुत लोग फंसे हुए। हम लोग हमारे हस्बैंड को छोड़ के आए, हमारी गाड़ी गंगोत्री में छोड़ के आए।
सोनाली वत्स, मैं ग्वालियर से आई हूँ। हम लोग गंगोत्री गए थे, वहाँ पे बुरी तरह फंसे रहे। 5-6 दिन फंसने के बाद कल हर्षिल पैदल पहुंचे हम लोग। कोई अरेंजमेंट नहीं है, न कोई रोड बनाई जा रही है ताकि गाड़ियां निकले वहाँ से, और बहुत हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में 14 तारीख से शुरू हुई बारिश थम नहीं रही थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन 16 जून को केदारनाथ में बादल फटने के बाद जो विनाश लीला मची, उसके निशान केदार घाटी से लेकर सोनप्रयाग तक नजर आए। इस आपदा के बाद पहले 24 घंटे तक न तो सरकार न ही स्थानीय प्रशासन इस चीज को भाप पाया कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि कुदरत का वो बदला है जिसके निशान अगले कुछ सालों तक धरती पर नजर आएंगे। और जब इस जल प्रलय का अंदाजा लगा तो राज्य और केंद्र के हाथ पांव फूल गए, उनकी व्यवस्थाएं फेल होती नजर आई। तब जाकर सरकार को याद आए वो देवदूत जो कई मौकों पर एक फरिश्ता बनकर आते हैं। देवभूमि में आई आपदा के बाद शुरू हुआ राहत और बचाव का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, और सेना ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सूर्या होप। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थल सेना का मजबूती से साथ दे रही है वायुसेना, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और साथ में है एनडीआरएफ की टीम। कुल मिलाकर 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के दायरे में 12,000 से ज्यादा देवदूतों ने मोर्चा संभाला। जमीन से लेकर आसमान तक और जंगल से लेकर नदी तक देवदूत निकल गए, उन जगहों पर जहां कुदरत ने अपना कहर दिखाया था। सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ हैं उनकी लोहे की चिड़िया, जो दुर्गम पहाड़ियों पर लोगों को बचाने में पूरी मदद कर रही है। इसके अलावा सेना ने कुछ जगहों पर पैराट्रूपर्स, मोटरसाइकिल टीम और जीपसी पर भी टीम उतार दी है, जो लोगों को ढूंढ कर निकाल रही है। गंगोत्री से लेके भैरव घाटी तक था, वहां पर कुछ परेशानियां आ रही थी टेरेन को ध्यान में रखते हुए। उस जगह पे हमने मोटरसाइकिल्स और जिप्सी का ट्रैक बनाने की कोशिश करी है, ताकि जो खास बीमार हैं जो कि गंगोत्री के अंदर हैं, उनको भी हम इवैक्यूएट करके हरसिल तक ला सकें। थल सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ जहां फंसे हुए लोगों को सड़क के जरिए बचाने की मुहिम में जुटी हुई है, तो वायुसेना लोगों को वायु मार्ग के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। जो लोग जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत कर आए हैं, उनके लिए जवान किसी देवदूत से कम नहीं है। मदद आर्मी के लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, लोग उस तरफ से लोगों को लेके आ रहे हैं। वहाँ पर हम लोग जो रुके थे, बगल में हेलीपैड है, आर्मी के हेलीकॉप्टर लगे हैं और वो लेके आ रहे हैं। तीसरे दिन मिली हमारे को मदद। कैसे रहे आप 3 दिन, कैसे गुजारा किया? बारिश हो रही थी, खाने पीने का बारिश ऊपर से चालू ही थी, खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। फिर वो मिलिट्री वाले आए थे, जो जोशीमठ पे ही हमारे को खाना वगैरह मिला। कुछ लोग खुशकिस्मत हैं कि वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें बचा लिया गया है। लेकिन हजारों ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक बचाया नहीं जा सका है, जिन तक सेना या सुरक्षा बल नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन सेना का हौसला तो देखिए, वो कह रही है कि एक एक जिंदा आदमी को बचा लिया जाएगा। जब तक ये आंखें देख सकती है किसी आदमी को चलते हुए, ये ऑपरेशन चलता रहेगा। हर आदमी को जिंदा हम निकालेंगे वहां से। फिलहाल उत्तराखंड में हजारों लोगों के लिए ये जवान फरिश्ता बनकर आए हैं, और इन जवानों की कोशिश रंग लाई तो बाकी के फंसे हुए लोग भी जल्द से जल्द अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब तक सांसें हैं, जब तक कोई जिंदा है, पूरी सेना की कोशिश और कमिटमेंट की हर किसी को बचाया जाएगा, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। ऐसा ही कुछ कह रहे हैं थल सेना सुप्रीमो जनरल विक्रम सिंह। Going cross country through this treacherous, some of these mountainous regions, it takes time. It's very slippery. There are no tracks. You got to build tracks and move forward. So it is taking time, but I wish to tell you that we are committed. It's our bounden duty to safeguard the interests of our countrymen, and the Indian Army, along with the Air Force and other agencies, is moving forward in this direction. रायपुर से हमारे साथ
वीसी साहू हैं, एक्सपर्ट हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। इसके अलावा देहरादून से हमारे साथ पीएस नेगी जी जुड़ गए हैं जो आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं। इन दोनों मेहमानों के पास चलते हैं। वीसी साहू जी, ऐसी विषम परिस्थिति में डिजास्टर मैनेजमेंट पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। क्यों डिजास्टर के लिए मैनेजमेंट में कमी देखने को हमेशा मिल जाती है? क्योंकि आपदा का जो रूप है हर साल सार दल सार उग्र होता जा रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि उत्तरकाशी जो पिछली साल 3 अगस्त को उत्तराखंड में दस्तक देगा, उसके बाद एक भयावह रूप देखने को मिलेगा अगले साल जो पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख देगा, उजाड़ देगा। ऐसी बात नहीं है। आपदा जब भी आती है बताकर नहीं आती है, परंतु ये जो अभी राष्ट्रीय आपदा आई है उसमें राज्य शासन भी, यहाँ के लोग भी सहभागी हैं, पूरे तत्परता से बचाव कार्य में भाग ले रहे हैं। राज्य से भी राहत दल उत्तराखंड भेजे गए हैं। राज्य के जो फंसे हुए यात्री है, श्रद्धालु है, उसको अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में कंट्रोल रूम स्थापित करके फंसे हुए श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। उसे अपने वापस निवास स्थान तक पहुंचाने के लिए पूरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार की ओर से भी उत्तराखंड सरकार को भरपूर मदद देने का प्रयास किया जा रहा है और इस संबंध में कार्रवाई प्रयास तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन, शासन और कर्मचारी और इसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो इतना बैकफुट पर पहुंच गए कि इंडियन आर्मी को सामने आना पड़ा और अब इंडियन आर्मी के आने के बाद ही लोगों में थोड़ी तरीके से राहत है। क्यों पीछे जा रहे हैं? आप एक गांव को तो बचाइए, हम चीन से कैसे मुकाबला करें? तो देखिए, ये एकाएक आई हुई आपदा है, इसमें सेना भी अपने भारत के अंग है, अपने राज्य के अंग हैं, वो उसमें भी अपने मानव लोग शामिल हैं जो पूरी तत्परता से सहायता कार्य में भाग ले रहे हैं और सहायता पहुंचाई जा रही है। नहीं, सेना को तो ट्रेनिंग दी जाती है, सेना को तो ट्रेनिंग दी जाती है, वो अपनी ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल कर रही है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के थिंक टैंक तो पूरे टाइम 24/7 रिसर्च करे। उसके बाद भी आप इस तरीके की बात कह रहे हैं कि आपदा बताकर नहीं आती, लेकिन आपकी तैयारी तो हमेशा रहती है ना? तैयारी रहती है। इस संबंध में राज्य सरकार या प्रशासन के सभी मशीनरियों को ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी तैयार कर दी जाती है और कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। सूचना वहां प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसको सतर्क कर दी जाती है। जी, देहरादून से हमारे साथ पीएस नेगी साहब जुड़े हुए हैं। चूंकि आपदा सबसे ज्यादा आपके राज्य को हिट की है, ऐसे में आपको नहीं लग रहा डिजास्टर मैनेजमेंट की सक्रियता, तैयारी और एक यूनिफाइड रूप यहाँ पर देखने को मिलता? पीछे हम जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में, चाहे सुनामी हो, चाहे इस तरीके की प्राकृतिक आपदा हो, चाहे फिर बादल फटा हो, एक डिबेट हो जाती कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों सही तरीके से काम नहीं कर रहा जैसे उम्मीद की जाती है। नहीं निहारिका जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे जितनी भी आपदाएं आती हैं हम लोग जो है उसकी पूर्व तैयारी कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। हमेशा जो है कुछ आपदाएं जो है हमेशा जो है कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है कि इसका ये समय है। बरसात में लैंडस्लाइड आएंगे, बादल फटते हैं, बाढ़ आती है और फिर भी जो है हम उसके पूर्व अनुमान नहीं लगाते हैं और उसके अलावा हम कोई तैयारी नहीं करते हैं। और जब अचानक ये चीजों का, इन परिस्थितियों को हमें जो है फेस करना पड़ता है, फिर हमारे हाथ पांव हिल जाते हैं और कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल अभाव हो जाता है, जो कि इसमें दिखाई दे रहा है। जी, मैं एक बार और कहना चाहता हूं यहाँ पे कि पिछले वर्ष जो आपदाएं आई थी उत्तरकाशी में, उससे हम लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले साल के राहत बचाव कार्य अभी तक चल रहे हैं। नेगी जी, आपका इस पर क्या कहना है? उत्तरकाशी में जो आपदा आई उसके राहत बचाव कार्य तो अभी भी चल रहे हैं, एक और आपदा आ गई, कैसे, कितने साल में पूरा होगा राहत बचाव कार्य? सरकार पैसे तो दे रही है, आप मान रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट? हर आपदा मनुष्य को सचेत करती है, भविष्य के लिए आगाह करती है, फिर भी हम लोग जो है उसको समझते नहीं है और ये आपदाओं के लिए हम कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं बनाते हैं, धरातल पे उसको हम जो है उतारते नहीं है। अब आप देखिए कि पूरे उत्तराखंड में सीमांत क्षेत्र है, कहीं हेलीपैड नहीं है, इनको स्थायी रूप से कम हर जिले में 2-2, 3-3 हेलीपैड बनाना चाहिए था, कम से कम जो अपर हिमालय है। आज अगर हेलीपैड होते तो तमाम जो लोग आज इस मुसीबत में फंसे हुए उनको वहां से लिफ्ट किया जाता है, सुरक्षित जगह पहुंचाया जाता है, खाना पहुंचाया जाता है, उनको जो है मेडिकल हेल्प दी जाती है।
कोई किसी तरह का वो नहीं है। सड़कें ठोस मैकेनिज्म नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट अपना काम करे तो कैसे करे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात है ही नहीं, और रिसोर्सेज के नाम पर सब कुछ जीरो है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मैकेनिज्म डेवलप ही यहाँ पर नहीं हो पाया है। हम कैसे आपदा से लड़ेंगे? बहरहाल आपदा से लड़ने के लिए सेना को आगे किया गया है, जिस पर बात करने के लिए कर्नल केपी सिंह है, रिटायर्ड, हमारे साथ भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कर्नल केपी सिंह जी, तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे एक हफ्ते से टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको किस तरीके से सेना मदद करती है ऐसी विषम परिस्थितियों में? क्योंकि आप लोग भी इंसान है, आपके पास भी दिमाग है, दिल है। एक और बात, टैक्टफुलनेस और शक्ति भी आप लोग के साथ जुड़ जाती है। ये शव देखना, ऐसी दुर्गम परिस्थिति में जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा है, जान हथेली में लेकर आप लोग चलते हैं। कैसे ट्रेनिंग मेंटल और फिजिकल इस समय सेना इसका यूटिलाइजेशन कर रही है? सबसे पहले तो जरूरी है मेंटल ट्रेनिंग। अगर मेंटल ट्रेनिंग ठीक ठाक है तो फिजिकल ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इन दोनों ट्रेनिंग्स को, जो कि मेंटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, दोनों इस तरह से दिया जाता है कि एक सैनिक मेंटली रोबस्ट होता है और ऐसी हालत में उसके पास दुगना ताकत आ जाती है। जैसा कि आपने कई चैनल्स पे देखा होगा कि 7 दिन का राशन लेके हमारे जवान उधर पहुंचे हैं। उनके पास सिर्फ 7 दिन का राशन है, लेकिन उनको आप 14 दिन इस तरह से काम करना पड़ा तो करते रहेंगे, क्योंकि ये इस वक्त उनको सबसे ज्यादा दिखता है अपनी जिम्मेवारी, जो कि फंसे हुए लोगों को निकालना है जी। अपनी सेफ्टी, अपना सुख, ये सब उन्होंने इस वक्त नहीं देखना है। इस वक्त जैसा कि मोटो है हमारा कि पहले देश, देशवासी और उसके बाद हम, तो उस मोटो को ध्यान में रखते हुए जो सिखलाई होती है, उससे ऑटोमेटिकली जैसे अपने आप में से ये आता है कि मैं कितने आदमियों को बचा सकता हूं। कुछ बिल्कुल को बचा लिया तो कुछ और को भी बचाने की और खाद्यान्न सामग्री होती है, लेकिन फिर भी वो आम आदमी पर इसे न्यौछावर कर देते हैं। सियासतदान भी इस बात को मानते हैं, चाहे वो विजय बहुगुणा हो, चाहे फिर नरेंद्र मोदी हो। एक संक्षेप में आपसे ब्रेक का वक्त है, संक्षेप में आपसे रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहेंगे। क्या आप मान रहे हैं इंडियन आर्मी के पास इनएडिक्वेट रिसोर्सेज इस तरीके की आपदा से निपटने के लिए? बहुत बड़ा ऑपरेशन है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर तो है, लेकिन एक बार में सिर्फ 5 लोगों को लाया जा रहा है। 36,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, 1 महीना लग जाएगा। कहीं कहीं हेलीकॉप्टर है, फ्यूल की कमी हो जाती है, कहीं पर बजट नहीं है। निहारिका, एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो दूसरी प्रॉब्लम है। एक तो जैसे कि अभी मौसम का प्रॉब्लम चल रहा है, दूसरा है कि जो हेलीपैड्स, जैसा कि नेगी साहब ने बताया कि जगह जगह हेलीपैड्स पहले से तैयार नहीं है जी। अब वो हेलीपैड बनाने के लिए पहले वहां आदमी चाहिए, इंजीनियर एफर्ट्स चाहिए, हेलीपैड बनेंगे उसके बाद ही है। तीसरा ये है कि जो आप वैली को देखिए, उस वैली में आप अनाप शनाप हजारों हेलीकॉप्टर एक साथ नहीं डाल सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स को भी केयरफुल रहना पड़ता है। और आर्मी के हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर या जो सिविल एजेंसीज के हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, उनको ऑपरेशनल और टेक्निकल चीजें दोनों देख के ही ऑपरेट करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर जाने के बाद से अगर फ्यूल नहीं है तो क्या होगा? जो भारी लोड वाले हेलीकॉप्टर है MI-26, वो मेरे ख्याल से 2 जगह या 3 जगह को छोड़ के कहीं लैंड नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत ही तो इस तरह की चीजें जो आती हैं। जी जी, केपी सिंह जी, चलिए हम आपको शुक्रिया करते हैं, हम आपको शुक्रिया करना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आप अपने जवानों को, अपने भाइयों को किस तरीके से ये जो सूर्य होप ऑपरेशन है सक्सेसफुल हो, क्या विश करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही विश करना चाहूंगा कि एक एक आदमी जब तक उसके अंदर सांस है अपने देश का, उसको भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स और ITBP, NDRF की टीमें उनको लाएं सुरक्षित जगह पे और उनके परिवार वालों से उन्हें मिलाएं। एक बेहतर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके बाद जब कोई भी इंसान अपना घर वापस लौटे, जो सेना सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए, उन्हें घर तक पहुंचा दे, तो फिर वो उस आर्मी ऑफिसर को देखकर सैल्यूट करे, क्योंकि जो ट्रेनिंग है
वो सक्सेसफुल होने के लिए आर्मी कभी पीछे नहीं जाती, हमेशा आर्मी ने आगे आना सीखा है और ये तस्वीरें उसकी हकीकत बयां करी। बहुत बहुत धन्यवाद केपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं कुछ और तस्वीर, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बात कर रहे हैं आज हम देवदूत की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डिबेट एट 8 देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि सेना का ऑपरेशन कहां कहां चल रहा है। अपने दर्शकों को यहां पर हम बता दें कि यमुनोत्री, गंगोत्री जो उत्तरकाशी में है, केदार घाटी जो रुद्रप्रयाग में है, चमोली जिले का बद्रीनाथ यहां पर मुख्यमंत्री अब फोकस करने वाले हैं। केदारनाथ के बाद इन सभी जगहों पर तबाही का मंजर देखने को मिला है, लेकिन खासतौर पर केदार घाटी को वी शेप की जो घाटी है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ कुदरत का सबसे ज्यादा कहर बरपा है, पीछे का ग्लेशियर ही मेल्ट हो गया। सभी जगहों पर 3-4 दिन तक लगातार बारिश हुई है, कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, लेकिन केदार घाटी के ऊपर का ग्लेशियर जो टूटा है, वहां बादल फटे, उसी के का ये विनाशी सैलाब रूप है। इसी घाटी में आगे गौरीकुंड, रामबाड़ा और सोनप्रयाग जहां पर सेना लगातार काम कर रही है। हालांकि वायुसेना उस दुर्गम इलाकों तक नहीं पहुंच रही जहां पर स्काईलाइट तक नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत में थल सेना आगे आ रही है। थल सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ का ये संयुक्त ऑपरेशन है जिसमें हमारे देश के जवान, ये जो ग्राफिक्स के जरिए आपको जगह चिन्हित करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर विशेष तौर पर वर्कआउट कर रहे हैं, अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। मिशन सूर्या होप, ऑपरेशन सूर्या होप। तो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की माने सबसे पहले उन्होंने सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाई लेवल मीटिंग विजय बहुगुणा के साथ करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर बोला कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, कोई मंत्री वहां पर ना जाए, क्योंकि हमारी सुरक्षा इतनी मजबूत हो जाएगी कि बाकी सुरक्षा बल और कहां काम करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसको दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि 72,000 लोगों को उनके मुताबिक निकाल लिया गया, लेकिन अभी 32,000 लोग और फंसे हैं। इन सभी को बचाने के लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त है, क्योंकि आज देहरादून में रुक रुक कर बारिश हुई है। 48 घंटे बाद फिर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से लोगों को यहां पर बचाया जा रहा है। भीषण वेग है और इस वेग में किस तरीके से, इस वेग के साथ साथ सेना की कदमताल यहां पर देखने को मिल रही। चाहे राहत सामग्री की बात करें, वो राहत का सामान अपने साथ लेकर आए हैं, खाद्यान्न लेकर आए, लेकिन वो लोगों को वो अपना खाद्यान्न दे रहे हैं। एक आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी का जवान एक छोटी बच्ची को यहां पर पानी पिला रहा है और सेना का एक बहुत ही जिंदा दिल रूप, जज्बाती रूप इस आपदा को दूर करने में देखा जा रहा है। हजारों बेबस इंसान, सेना के हाथ का मार, मौसम बिगाड़ेगा काम। 2 दिन में कैसे बचेगी जान। पहाड़ में प्रलय के बाद हर जगह तबाही का मंजर है। जो बच गए हैं उनके आंसू नहीं थम रहे। पति ने पत्नी को खोया, बेटे ने मां को,
किसी का दोस्त हमेशा के लिए इतना दूर चला गया है कि कभी वापस नहीं आएगा। नाथ के दर्शन गए हजारों लोग अनाथ हो गए हैं। मौत को करीब से देखने वाले वो मंजर भूल नहीं पाते। अभी भी हजारों लोग पहाड़ में फंसे हुए हैं, जिन्हें बस इंतजार है मदद का। मैं मेरी बीवी, मेरा बच्चा, तीनों थे। बच्चा मेरे सामने चले गया। कहाँ चला? वही मर गया नहीं। वहाँ 4 दिन से पानी पिया नहीं, खाना खाया हुआ नहीं, कुछ किया नहीं। हमने उसको काय का पानी, मेरा बनियान का पानी पिलाया। मेरे को 6 दिन रोज हो गए। मेरे को किसी ने इशारा भी नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्री की माने तो 72,000 लोगों को बचा लिया गया है। 32,000 लोग अब भी फंसे हुए हैं। अभी तक 73,000 persons from the different location by air, by road निकाले गए हैं। अभी पर्सन स्टैंडर्ड जो है मेरे पास जो फिगर है वो कल शाम तक की 30 से 32,000 तक की है। 32,000 फंसे लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है वो डराने वाली है। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे बाद हालात बिगड़ने की आशंका है। पहाड़ी इलाके जो हैं, उत्तरकाशी, चमोली, इनमें बौछार पड़ सकती है और इवन कुमाऊं के क्षेत्र में बौछार पड़ सकती है। इसकी 23 में और बादलों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि नमी आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है बे ऑफ बंगाल में, और हो सकता है कि आज या कल तक वो एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाए। मौसम बिगड़ते ही राहत कार्य धीमा पड़ जाएगा। बारिश में उड़ान भरना भी मुश्किल होगा, इसलिए सेना के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सेना और भी मुस्तैद हो गई है। देश की सारी उम्मीदें हम पे टिकी हुई हैं और हमारे साथ बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर हैं, और आप ये यकीन मानिए, ये मैं भरोसा देता हूं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। और हर एक इंसान जो हमारी आंखों से नजर आता है, जो हमारे यंत्रों के साथ नजर आता है, उसको हम वहां से रेस्क्यू करके लाएंगे। 8,000 जवान दिन रात लगे हुए हैं। इनके सामने किसी भी कीमत पर हर जिंदगी को बचाने की चुनौती है। महज 48 घंटों में 72,000 लोगों को सुरक्षित निकालने की जद्दोजहद जारी है। आस बंधी है कि हर चुनौतियों का सामना करने वाले सेना के जवान हर उखड़ती सांस को बचा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम सीधे रायपुर का रुख करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। ये मेहमान इसलिए खास हो गए हैं क्योंकि ये मौत को देख कर आ रहे हैं और जिंदगी की जंग लड़कर आ रहे हैं। हमारे साथ दिलीप तिवारी हैं, बजरंग अग्रवाल हैं रायपुर स्टूडियो से। दिलीप, कहां पर आप फंसे थे, कैसे आप आए? मैडम, हम लोग बद्रीनाथ के पास फंसे हुए थे और ये है 15 तारीख की रात की घटना है ये, जहाँ से हम लोगों के हिसाब से प्रलय की शुरुआत हुई थी और हमारे साथ बच्चे भी थे और कुल 13 लोग थे हम लोग। और बद्रीनाथ हनुमान चिट्टी से आगे है 8 से 10 किलोमीटर, बद्रीनाथ से 7 किलोमीटर पहले की घटना है ये, जहाँ पर हम लोग फंसे हुए थे। पूरी रात हम लोगों ने बस में गुजारा। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, बारिश भी थम नहीं रही थी और हमारे पास लगभग खाने पीने का सामान भी, पूरा पानी की बोतल भी एक ही बची हुई थी। तो रात भर गुजारने के बाद हमने सुबह आगे बढ़ने का फैसला किया कि जाम कहाँ पे है करके। हमारे पीछे जो गाड़ी वाले थे, गाड़ी वाले उन्होंने आके बोला हमसे, तो टोटल 4 लोग पीछे की गाड़ी से गए, एक हमारे बीच से गए। हम 4 परिवार यहाँ से रायपुर से 6 जून को निकले हुए थे राजधानी से, और उनमें से हम में से एक ने मतलब उनके साथ जाने का फैसला किया। आगे गए, कुछ दूर जाने के बाद वो वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने बताया कि आगे जाकर के पहाड़ पे लगभग 150 से 200 मीटर का रोड गायब है और 2 से 3 पुल भी टूटे हुए हैं जी। तो आके उन्होंने जब इस तरह से बताया तो फिर हम लोगों ने विचार किया आपस में
और हम लोग नीचे आके हनुमान चट्टी में शरण लेने के लिए हमने ऐसा सोचा था। लेकिन हनुमान चट्टी के आते तक जो बारिश का बहाव था और जो पत्थरों का गिरना था पहाड़ के ऊपर से, उससे हमें कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। बिल्कुल। इसलिए हम लोगों ने वहाँ से वापसी का निर्णय लिया जी। और बढ़ते हुए आ रहे थे तो आगे आने के बाद उस जगह का नाम मेरे को ध्यान से उतर रहा है, वहाँ पे फिर से पहाड़ गिर रहे थे। तो ये जो इनका जेसीबी वगैरह जो गाड़ियाँ होती हैं, इससे वो पत्थर हटाने के लिए 2 सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे जो विसिल बजा करके हमको रोके थे। यानी कि आप यमराज के दर से वापस लौटे हैं। आपके हौसले को बहुत बहुत हम सलाम करते हैं। हम आपके पास आएंगे और इसके साथ हमारे साथ बजरंग अग्रवाल, दिलीप तिवारी दोनों जुड़े हुए हैं। घर वापस लौटे, ये पीड़ित हैं। अब इन्हें पीड़ित नहीं कहेंगे, अब इन्हें एक खुशहाल इंसान कहेंगे जो अपनी ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत एक अच्छी तरीके से करें। इनके पास लौटेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर विंग कमांडर लोकेश बत्रा रिटायर्ड फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपकी लोहे की चिड़िया में एक जिंदा दिल इंसान है, वो है एयरफोर्स ऑफिसर। कैसे वायुसेना इस विषम परिस्थितियों में, जबकि 48 घंटों में कभी भी बारिश हो सकती है, चाहे MI-26 हो, चाहे हरक्यूलिस हो, चाहे पर चीता आपका हेलीकॉप्टर हो, कैसे काम कर रही है? और इस प्रयास को देखकर आपको अपनी सर्विसेज के दिन भी याद आ रहे होंगे। निहारिका जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं, परंतु इस वक्त सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी संवेदनाएं, डीप कंडोलेंसेस, हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस फॉर those who have lost their lives and those who are missing. My full support for them. इतना कहने के बाद मैं यही कहूंगा कि मैं एक्चुअली इंडियन भारतीय नौसेना से हूँ, कोमोडोर, मेरा है कोमोडोर लोकेश बत्रा। अच्छा अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब डिजास्टर होता है, हमारी फौज सबसे आगे आती है। बिल्कुल। और दुख बात ये होती है कि जब एक पीस टाइम आता है तो हमारे फौजियों का कुछ पूछा ही नहीं जाता। और एक और परिस्थिति है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, ऐसी स्थितियों में वो काफी कार्रवाई करते नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमारी जो फौज है वो तो ट्रेन होती है बॉर्डर। आपको लग रहा है जो समन्वय यहाँ पर बना है, डिजास्टर मैनेजमेंट अपना काम नहीं कर पा रही, इसी के कारण सेना को यहाँ पर जिम्मा दिया गया है? नहीं, जिम्मा तो ठीक है, वो उनका काम है, पर डिजास्टर जो मैनेजमेंट है वो खाली जब डिजास्टर होता है उस समय के लिए नहीं होता। हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप जितना पीस टाइम में स्वेट करोगे, बिल्कुल कम ब्लड लॉस बिल्कुल उसी तरीके से जिसमें पीस में, उसी तरीके से जब पीस में जो अधिकारी रहता है वो ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रैक्टिस करता रहता है, उसी की तस्वीर और उसी की प्रैक्टिस जो परफेक्शन के रूप में सामने आई है वो यहाँ पर देखने को मिल रही। चलिए जाते जाते लोकेश जी ये बता दीजिए कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये बताया जा रहा है कि एक बार में सिर्फ 5 को लाने में सक्षम है। ऐसे तो 1 महीना लग जाएगा राहत बचाव कार्य में। क्या करेंगे वायुसेना थल सेना मिलकर ऐसे में? देखिए, वायुसेना के बहुत लोग लगे हुए हैं एक साथ में, और जितना हो सकता है इन परिस्थितियों में, और कुछ ऐसी जगह जहाँ लैंड भी नहीं कर सकते, फिर भी वो कोशिश कर करके लोगों को बचाने में लगे हैं, पूरा रिस्क लेते हुए। तो आई थिंक उनके लिए तो एक जितनी कोशिश है, क्योंकि उनके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि जाने बचाई जाए, लोगों को बचाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम चलते हैं बजरंग अग्रवाल के पास, हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, ये भी सुरक्षित पहुंचे अपने घर में। बजरंग जी, सबसे पहले तो ये बताइए कितनी मिठाई आपने बांटी हैं और कैसी खौफनाक तस्वीरें, डेथ डिस्ट्रक्शन आप देख कर आए? मैडम, मैं क्या बताऊं मिठाई के बारे में, ये तो है कि मैं अपना एक नया जीवन पाया हूँ जी, क्योंकि मैं इसके लिए अपने बच्चों और भगवान का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरे को वापस घर भेजा। आप कहाँ पर फंसे हुए थे और किस तरीके से सेना ने आपकी मदद की? किसने आपकी मदद की सबसे ज्यादा कि आप यहाँ पर सुरक्षित पहुँच गए? नहीं मैडम, इसमें मेरी को सेना ने कोई मदद नहीं की। अच्छा। हम लोग केदारनाथ से करीब 7 किलोमीटर पहले थे और करीब हम लोग 15 से 20 घंटे हम लोग बस में बैठे हुए थे, जिसमें हमको खाने पीने का कोई भी सामान हमारे पास नहीं था। और फिर उसके बाद हमने दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे
वहाँ से हमने जब वो अपने आप को जागा पाया तो उसके बाद हमने देखा कि सामने का रास्ता अभी भी जाम है और आगे जाने की किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं थी जी। इसके कारण हमने वहाँ से करीब बच्चों की भूख को देखते हुए आधा किलोमीटर हम वापस आए जी जी। और वहाँ पे हमने देखा कि एक छोटी सी दुकान है जिसके यहाँ पाव ब्रेड और बिस्किट वगैरह मिल रही थी। तो हमने सोचा कि हमें हो सकता है कि यहाँ 10 दिन काटना पड़े या 15 दिन काटना पड़े। तो हमने इकट्ठी वहाँ पे 30 पाव ब्रेड इकट्ठी खरीदी और 20 पैकेट बिस्किट खरीदी ताकि अपने बच्चों का अपन किसी भी प्रकार अपना भोजन खिला पिला सकें। जी जी। तो उसके बाद हमने देखा कि जो पीछे का रास्ता जहाँ हम वापस जा रहे थे वो भी जाम हो चुका था जी। तो आप आए कैसे? और आपस में हम मैडम वापस ऐसा आए कि हमने को लगा कि जो नदी का जो बहाव था वो बहुत ही भयंकर रूप ले चुका था और हमने देखा कि 15-20 घंटे में जो जाम नहीं खुला है जी। हो सकता है ये आगे भी ना खुले जी। और जो हमारे वापसी जाने का रास्ता था उसमें भी पहाड़ वगैरह गिर चुके थे पर सुबह का समय होने के कारण जेसीबी वगैरह आई जी। और 15 और करीब करीब आधे से 1 घंटे में उसने साफ किया जी। और फिर हमने वापस का रास्ता जो रुक लिया जी। वो हमको पहुंचना था हरिद्वार लेकिन हम लोग ने सीधा दिल्ली का रुख किया। चलिए बहुत ही सूझबूझ का परिचय, हमने सीधा दिल्ली पहुंचे। सूझबूझ का परिचय आपने दिया है। आप दोनों के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, कह सकते हैं कि आप जिंदगी की कीमत को समझ चुके होंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। भैया का मुझे अवसर मिला है। आज मैं दोपहर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से एरियल सर्वे करीब सभी इलाकों में एक प्रकार से उत्तराखंड के जो प्रभावित इलाके हैं केदार घाटी तक मैं भ्रमण करके आया हूं। अनेक स्थानों पर मैंने हजारों की तादाद में लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए व्यवस्था मिले इसकी प्रतीक्षा करते देखा है। जिस प्रकार से रोड रास्ते नष्ट हुए हैं तो एयरलिफ्टिंग के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं है। मैं अभी मुख्यमंत्री जी से मिला था तो मैंने उनको सुझाव दिया है कि जितनी अधिक मात्रा में मिलिट्री के बड़े हेलीकॉप्टर मिलेंगे और उनका ऑपरेशन जितना बढ़ेगा उतनी रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी गति बढ़ सकती है। दूसरा मैंने एक सुझाव दिया है कि जो छोटे हेलीकॉप्टर हैं जहाँ छुटपुट घटनाएं घटी है, जहाँ 5-10 लोग फंसे हैं, उस इलाकों में अगर उपयोग किया जाए और जो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में लोग यात्री फंसे हुए हैं वहाँ मिलिट्री के बड़े हेलीकॉप्टर उपयोग किए जाए तो समय भी बच सकता है, उसका मैकेनिज्म अच्छा हो सकता है। मैंने सुझाव दिया है। आज मैंने उनसे एक और सुझाव दिया है कि जो मिसिंग पर्सन है हो सकता है उसमें कुछ टाइम लगे, लेकिन आज जो फंसे हुए मौजूद लोग हैं
पहले हम बात कर रहे थे उन यात्रियों की जो सकुशल वापस लौटे हैं मौत के मुंह से। उन्होंने आपदा का वो भयानक मंजर देखा है जिसे वो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही 2 मेहमान थे हमारे साथ, दिलीप तिवारी और इसके साथ साथ बजरंग अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे रायपुर से। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आप एक बहुत खूबसूरत जीवन की शुरुआत करें। चलिए अब सीधा हम रुक कर सकते हैं देहरादून स्टूडियो का। हमारे साथ PS नेगी साहब हैं, आपदा प्रबंधक विशेषज्ञ हैं। अब नेगी जी, ऐसी सूरत में जब 48 घंटे की डेडलाइन है, मौसम विभाग ने कह दिया है कि तेज बारिश होगी, तो अब डिजास्टर मैनेजमेंट का काम, भूमिका कितनी सशक्त होने वाली है इन 48 घंटों में? निहारिका जी, बारिश की बहुत अधिक संभावनाओं की तो व्यक्त नहीं किया गया। हाँ, बारिश अवश्य होगी, इसलिए जो हमारे सेना के जवान है, ये जितना समय उन्होंने बताया है उसमें हमें पूरी आशा है कि लगभग सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल दे जाएंगे जी। गांव के लोग भी अपनी क्षमताओं के हिसाब से भरपूर सहयोग कर रहे हैं, रास्ते निकाल रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। गांव के लोगों में जितने अपने घरों में राशन पानी है, लोगों को खाना खिला करके वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट 48 घंटों में क्या करने वाला है, ये बताइए। मैडम, जितने लोग फंसे हुए हैं इतनी संभावनाएं तो नहीं है। हाँ, रास्ते जो है पैदल चलने के ब्लॉक नहीं होने चाहिए। बाकी जो घायल हैं, जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको हमारे सेना के जवान जो है निकाल रहे हैं, उनको सुरक्षित जगहों पहुंचा रहे हैं। और बाकी लोग पैदल मार्गों के द्वारा या नीचे जहां से रास्ते खुले हुए हैं वाहनों के द्वारा जो है निकलेंगे। और हमें भविष्य के प्रति आशावान होना चाहिए। इस आपदा से बाहर निकलने का हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस आपदा से लोगों को जल्दी जो है बाहर निकाले। और हम आशावान है कि ये आर्मी के भरोसे, केवल आर्मी के जवानों पे हमें पूरा भरोसा है और स्थानीय निवासियों के ऊपर भरोसा है। स्थानीय निवासी आर्मी, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं है कि वो सकुशल काम कर लेगा। मैडम, डिजास्टर मैनेजमेंट में तालमेल का अभाव है। कहीं पे भी लोगों की जो अपेक्षाएं उसमें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टेट हो, सेंटर हो, कहीं पे भी तालमेल का जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तालमेल डिजास्टर मैनेजमेंट में नहीं दिखाई दे रहा है, तालमेल केंद्र राज्य सरकार में नहीं दिख रहा है, जिसके कारण गृह मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन सेना के कदम ताल जारी है, वहां एक बेहतरीन तालमेल और एक अतुलनीय शक्ति देखने को मिल रही है जो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। बहरहाल PS नेगी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो है, तो मुंबई की लाइफलाइन देश की लोकल है। ऐसे ही बाकी हिस्सों में देश के कई रेल तो कई हवाई सेवा लाइफलाइन बनी है। लेकिन इस पूरे देश की लाइफलाइन कौन है? जवाब एक ही है, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारे वो जाबाज, हमारे वो जवान जो अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों लोगों की जान बचा रहे हैं। जाते जाते आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं डिबेट एट 8 में। आज के लिए बस इतना ही। दरकती चट्टानों, धंस चुकी जमीन, उफनती नदियों और मलबे के ढेर से हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने वाले जवानों की तारीफ करते लोग थक नहीं रहे। मौत के मुंह से बच कर निकले लोगों की माने तो जवानों ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना उन्हें नई जिंदगी दी है। कोई हमें बचाने वाला नहीं था एयरफोर्स के बिना। वहाँ पे ITBP और IMC आर्मी के लोग थे, उन्होंने हमारी मिसेज का चेकअप किया, उनका प्रेशर लो है इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर से क्रॉस कराया। केदारनाथ समेत उत्तराखंड के प्रभावित इलाकों में सीमा सड़क संगठन यानी BRDO के 3000 जवान, सेना के करीब 6000 जवान, पैरा कमांडोज और ITBP के जवानों समेत करीब 12000 जाबाज जिंदगी की जंग के इस मैदान में हैं। वायुसेना के 18 हेलीकॉप्टर और C-130 विमान को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। 16 जून की रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद जाने कितने लोग जिंदा घर लौटने की आस छोड़ चुके थे, लेकिन जवानों ने उनकी आस टूटने न दी बल्कि सुरक्षित उनके स्थानों तक पहुंचा दिया। गौरी गांव में सारे फंसे हैं हमारे। मैं तो घायल था इसलिए मेरे को बैठा दिया गाड़ी में, वो हेलीकॉप्टर में बैठा दिया, यहाँ तक मुझे पहुंचा दिया इलाज के लिए। इलाज तो ठीक चल रहा, ठीक है, बढ़िया है। और मेरे परिवार भी 50-60 करीब हैं, अभी फंसे हैं। गौरी गांव तक सुरक्षित थे हम लोग, गौरी गांव से पिछड़ना शुरू हो गए हैं। परिवार में मेरे हस्बैंड थे, वैसे हम 8 लोग थे और मेरी नंदोई और 4 लोग और थे, सब कुशल हैं और फोन का कोई कांटेक्ट नहीं है। जहां हमने रातें काटी हैं वहां आसपास में लाशें पड़ी हुई थी, 5-5 लाशें थी। जाबाज सिपाहियों ने मिसाल पहली बार कायम नहीं की है। जब जब देश पर संकट मंडराता है और किसी भी तरह की आपदा आती है, जाबाज जवान ही कमान संभालते हैं और मकसद को आखिरी अंजाम तक भी पहुंचाते हैं।
26 जनवरी 2001 गुजरात के कच्छ भुज में भूकंप, करीब 20,000 लोगों की जान लेने वाले इस जलजले की जद से लाखों लोगों को रेस्क्यू करने वाले हमारे देश के जाबाज सिपाही ही थे। अक्टूबर 2005 जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भूकंप, घाटी और पहाड़ी राज्य में जब कुदरत का कहर बरपा तो जवानों को ही आपदा की इस घड़ी में मैदान में उतरना पड़ा। हजारों जिंदगियां यहां जलजले की भेंट चढ़ गईं। वहीं जाबाज सिपाहियों ने हजारों लोगों को मौत के मुंह से बचा लिया। अक्टूबर 2009 दक्षिण भारत के राज्यों में 100 सालों का सबसे खतरनाक कुदरती कहर बरपा तो यहां भी जवानों ने मोर्चा संभाला। अगस्त 2010 लद्दाख के लेह में बादल फटने से सैकड़ों लोगों की जानें गईं और सैकड़ों लोग सेना की मदद की बदौलत मौत के मुंह में जाने से बच गए। सितंबर 2011 सिक्किम में भूकंप, सैकड़ों लोगों ने इस आपदा में जान गंवाई। बेकाबू हालात के बाद सेना समेत बीआरडीओ और वायुसेना के जवान मैदान में उतरे। 2003 और अगस्त 2008 बिहार में बाढ़ का कहर, कोसी ने बिहार समेत यूपी के कई राज्यों में अपना तांडव दिखाया। तब भी सेना के जाबाजों ने कमान संभाली। ये तमाम घटनाएं देश के सपूतों की बहादुरी के किस्से सुनाती हैं। जाबाजी की ये कहानियां कहती हैं कि जवानों की भूमिका बॉर्डर और जंग के मैदान के अलावा भी हर कदम पर है, जिंदगी के और मौत के बॉर्डर पर भी है। आपदा और त्रासदी की जंग में जान की बाजी लगा रहे जाबाज सिपाहियों को जी मीडिया का सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।